चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से हमें ऐसा लगता है क्या कि बहुत सारे हमारे प्यारे मित्रों को तो तैयारी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी का हुआ रहता है, लेकिन करंट अफेयर सबसे ज़्यादा मार खाता है। जैसा कि इधर अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा, तो हम सोच सकते हैं आप कि ग्रुप डी के एग्ज़ामों में एक अलग अलग से कॉलम बना के 20 प्रश्न हैं जो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। मतलब अब ऐसा अवश्य ही हम सभी लोगों को करना चाहिए कि करंट अफेयर की तैयारी स्पेशल से करनी चाहिए। और उसी को देखते हुए हमने एक पहल की शुरुआत करने सोचे हैं कि अब जैसे ये क्लास तो रिकॉर्डेड है, लेकिन प्रयास ये किया जाएगा कि सुबह 6 बजे से लाइव क्लास जो चलेंगे वो करंट अफेयर का प्रत्येक दिन लिया जाएगा हमारे द्वारा। और वो भी ज़्यादा नहीं, 3 से 4 5 घटना पे जो मतलब प्रत्येक दिन घटित होते हैं। जैसा कि आज 25 तारीख है, तो 24 तारीख के घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन हम सब 25 तारीख को मॉर्निंग सुबह 6 बजे करके आराम से एक दिन पहले का टेंशन क्या कर लेंगे, निपटा लेंगे। और जब तक करंट अफेयर की तैयारी नहीं होगा तो अब तो हमें ऐसा विश्वास हो चुका है कि किन्हीं का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि आप कितना हूं तैयारी अगर करके पहले से जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का रखे हुए हैं, उस कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर। और दूसरी चीज, मन में अगर बहुत सारे विद्यार्थियों या दोस्तों का चलते हुए ये रहता है कि अरे करंट अफेयर क्या, एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, 10 दिन में पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब क्योंकि इससे पहले हम भी प्रयास किए हैं कि चलो अरे करंट अफेयर तो आराम से बुक से कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब करंट अफेयर खुद के बदौलत कंप्लीट करना है। और इसी के लिए डायरेक्ट, जैसे कि अभी आप इस तरफ देख रहे हैं, और आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए मेहनत हम कर लेंगे। ठीक है, मेहनत हम कर देंगे, बशर्ते आप सिर्फ उसको क्या कर लेना, पढ़ लेना है। देखिए, यहाँ जो हम जुड़े हुए हैं वो कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल से आप सब लोग भी क्या करना है, जुड़ जाना है। यहाँ हमारे द्वारा हाथ से लिखा हुआ नोट्स और कुछ क्वेश्चन, मतलब किसी तरीके से हर हालत में 3 से 4 5 टॉपिक, 5 टॉपिक एकदम फिक्स है कि उसके पहले एक दिन की घटना का कवर करना है। अब वो तो या तो हाथ से लिखा हुआ नोट्स रहे या क्वेश्चन रहे, किसी तरीके से साथ में एमसीक्यू प्रश्न भी करने हैं कि उससे कैसे प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में हमसे क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, इसलिए उसका भी तैयारी हमें करना है। तो अभी जैसे 24 दिसंबर न्यू साल से ऐसा हम प्लान सोचे थे, लेकिन पढ़ाई में कोई नया साल और पुराना साल नहीं होता, इसीलिए ऐसा हमने सोचा। ये गलत है, न्यू साल और पुराना साल, नया साल की क्या बात है, जब मन किया तब पढ़ेंगे। जब ऐसा लग गया कि जो रास्ता सही है उस पर चलेंगे तो चलेंगे। ठीक है, अब तो इसीलिए आज 25 तारीख है, तो 24 तारीख के कुछ करंट अफेयर जो आपके लिए लेकर के आए हैं। और बहुत उम्मीद रखते हैं आपसे कि अवश्य अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो वो आप सोच लीजिए कि कैसे आपको करंट अफेयर की तैयारी करना है। ऐसे हमें तो लग रहा है कि अवश्य अच्छा लगेगा, और अच्छा ही है। ठीक है, अच्छा ही है, बिना इसके बिना क्या है, अधूरा है। जैसे देखिए 24 तारीख का एक ब्लू ब्लू बर्ड्स ब्लॉक 2 इसरो के द्वारा उपग्रह को लॉन्च किया गया। जैसे हम पहले आपको उस उपग्रह को दिखा दें, ये रहा उपग्रह, जैसा कि ये स्टेटस इस पे भेजा भी गया है इसरो के द्वारा ये ब्लू ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया गया है। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किया कब गया, 24 तारीख को यह लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा। इसमें इसमें उपग्रह संचार को भेजा गया है, अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जो कि यह उपग्रह अपना नहीं है, यह यूएसए का उपग्रह है, जो कि भारत द्वारा सिर्फ क्या किए गए हैं, भेजे गए हैं। ठीक है, अभी इसी के बारे में हम विशेष जानकारी यहाँ क्या करते हैं, लेते हैं। इसी के बारे में, ये जो आप देख रहे थे, इसी के बारे में था। चलिए, इसी के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके कुछ जानकारी लिखे गए हैं, फिर 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न भी है, जैसे कि देखिए, ये ब्लू बर्ड्स ब्लॉक 2 को क्या भेजे गए हैं, हम यहाँ लिख करके इसलिए रखे हैं कि दोबारा हमें ये लिखने की आवश्यकता ना पड़े, और चीजों को बहुत जल्द समय में क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। जैसे जैसे हाँ, ब्लू ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है। देखिए, ये क्या गया, ये अमेरिका का संचार उपग्रह है। ये अमेरिका का क्या है, संचार उपग्रह है। जैसे कि प्रश्न अगर हमसे ये पूछा जाए, अमेरिका का कौन से संचार उपग्रह जो भारत के इसरो के द्वारा भेजा गया, तो वो कौन से हो जाएंगे, ब्लू बर्ड ब्लैक 2। ठीक है, देखिए ये कहाँ का संचार उपग्रह हो गया, तो अमेरिका का हो गया। ये कौन सी कंपनी, अमेरिका की कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है,
तो ए स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। ठीक है, प्रश्न दूसरा पूछे जाएंगे, ब्लू बर्ड ब्लैक 2 किसके द्वारा बनाया गया? एएसटी स्पेस मोबाइल ने विकसित इसको क्या किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लू बर्ड ब्लैक 2 है, ब्लू बर्ड ब्लैक 2 कहां से भेजा गया अंतरिक्ष में? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। ठीक है, अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया। देखिए इसका नाम से हम सब इसे और एक नाम से जानते हैं, ब्लू बर्ड 6, ब्लू बर्ड 6। अब इसे देखिए, ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसे किस मशीन के द्वारा अर्थात किस रॉकेट किसके द्वारा ऊपर भेजा गया है? तो ये भारत के द्वारा भेजा गया, तो ये सिर्फ भेजने का काम किया। LVM-3M6, LVM क्या ध्यान रखना, LVM-3M6, LVM-3M6 इसकी भी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं। देखिए आज तक भारत कभी इतना वजन का उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेजा था, इसीलिए यह इसरो के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, और हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे एकदम धांसू पॉइंट यहां बनने वाला है क्या, कि भारत के द्वारा सबसे ज्यादा वजन का उपग्रह कब भेजा गया अंतरिक्ष में? तो 24 दिसंबर को भेजा गया, और उसका वजन कितना था? तो 6 टन, 6.1 टन के आसपास था, जो कि अब तक के सबसे भारी सैटेलाइटों में शामिल है। ये आज तक बता रहे कि ऐसा इतना वजनदार सैटेलाइट कभी इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया था। ठीक है, तो ये हो गए। और कौन से मशीन, यहां जैसे देख लीजिए हम LVM-3, LVM के पहले हम चर्च कर लेते हैं, ये LVM-123 क्या होता है? जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क, लॉन्च व्हीकल मार्क। LVM का फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क। देखिए LVM-1 भी होते हैं, LVM-2 भी होता है, और LVM-3 भी होते हैं। जैसा कि LVM-1 है, वो अगर किसी सैटेलाइट का अगर वजन 1.1 से 2 टन अगर होगा, तो उसको LVM-1 के द्वारा अंतरिक्ष में हम भेज सकते हैं। ठीक है, ये उस जो रॉकेट होता है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना वजन लेकर के ऊपर जा सकता है। तो LVM-1 है जो 1 से 2 टन वजन को अंतरिक्ष तक ले जा सकता है, LVM-2 है जो 2 से 4 टन तक के ले जाते हैं, और LVM-3 है जो 4 से 8 टन सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये आंकड़ा काफी सरल है, 1 से 2 टन LVM, 2 से 4 टन LVM-2, और 4 से 8 टन तो LVM-3 के द्वारा इसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये महत्वपूर्ण बातें हुआ। जैसे देखिए LVM-3, तो क्या LVM-3 के द्वारा इससे पहले भी कोई सैटेलाइट संचार उपग्रह या कोई भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो हम बोलेंगे हाँ भेजा गया था। जैसे चंद्रयान 2 को भेजा गया था, गगनयान को भेजा गया था, और अभी भेजा गया ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 इसे भी कहां भेजा गया है? तो अंतरिक्ष में भेजा गया है। जैसे देखिए, और इसको सरल करने के लिए आसान तरीका में पढ़ने के लिए हमने वही पेज के नीचे में क्या नोट कर दिए हैं कि इस मिशन जो भारत के इसरो के द्वारा 24 दिसंबर को भेजा गया, उस मिशन का नाम क्या था? तो उस मिशन का नाम था ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2। ठीक है, या इसे LVM-3M6, ये दोनों नाम से आप जान सकते हैं, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 या LVM-3M6, ये उस मिशन का नाम था। ठीक है, जो भेजा गया, और इसको किस लॉन्च वाहन अर्थात किस रॉकेट इसको अंतरिक्ष में ले जाने का काम कौन किया? तो बाहुबली। कौन बाहुबली? LVM-3, LVM-3। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जा सकता है LVM-3 के द्वारा कौन से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2। मतलब दिमाग में इस तरीके से सेटअप कर लेना है कि इसरो के द्वारा सबसे अगर भारी सैटेलाइट को अगर भेजा गया है तो ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 को भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया? LVM, लॉन्च व्हीकल मशीन होते हैं, जो LVM-3 के द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया है 24 दिसंबर को। और ये जो ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 जो सैटेलाइट था, वो अपना भारत का सैटेलाइट नहीं था, वो सैटेलाइट अमेरिका का था। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं, और इससे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि 10 MCQ यहां हम लिख दिए, लेकिन अभी ये फिलहाल खाली है। अब ये जो भेजा गया इसका कार्य क्या होगा? किसका?
ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 का कार्य क्या है? तो ब्लू ब्लैक्स बर्ड 2 का कार्य क्या है कि यह सीधे मोबाइल से कनेक्टिविटी होंगे 5G और 4G। जैसे अगर वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया, यहां छोड़ दिया गया, अब इसके लिए टावर की आवश्यकता नहीं होगा। 4G 5G की कनेक्टिविटी डायरेक्ट होगी। ठीक है, किसके द्वारा? ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 के द्वारा। ये इसके कार्य होंगे कि 4G 5G के नेटवर्क के लिए अब टावर की आवश्यकता नहीं होगा, मोबाइल फोन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी बिना टावर के। पहला हो गया। दूसरा, आपदा के समय के हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देगा, जैसे बाढ़, सुखाड़ या युद्ध की भी जानकारी कि कौन सी सीमा पे क्या हो रहा है। लेकिन याद रहे, यह सैटेलाइट भारत का नहीं है, अमेरिका का है। सिर्फ भारत LBM-3 के द्वारा उसे ले जाने का कार्य किया गया है, इसरो के द्वारा। अर्थात इस सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी भारत को नहीं रहेगी, क्योंकि इस LBM-3 के द्वारा एक भी उपग्रह संचार, एक भी सैटेलाइट जो भारत का नहीं गया, सिर्फ एक ही गया जो ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2, वो अमेरिका का गया। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका, इसका कंट्रोल पावर अमेरिका के पास होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और क्या? कॉल करना या इंटरनेट डेटा SMS करना आदि, ये उस उपग्रह का क्या होंगे? कार्य होगा। ठीक है, तो चलिए ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2, कभी नाम मत बोलना, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 से संबंधित यहां आ जाइए। ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 उपग्रह के प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमने बोला कि मोबाइल फोन के कनेक्टिविटी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होंगे, तो मौसम का पूर्वानुमान, जैसे आपदा उपदा से संबंधित भी इसका क्या हो सकता है? शामिल होंगे। ये प्रश्न है, सॉरी, ये मौसम नहीं, ये तो गलत है। मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा, मौसम संबंधी जानकारी नहीं देगा। देखिए, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम का पूर्वानुमान लगाना, पृथ्वी की मैपिंग करना, या सीधे मोबाइल से कनेक्टिविटी, या जासूसी करना। तो उस जो ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 है, जिसका कार्य क्या है? सीधे मोबाइल से संचार करना। हम गलत डायरेक्शन में चले गए थे। ठीक है, सीधे मोबाइल से संचार करना, इसका इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। चलो इसका दूसरा प्रश्न देख लीजिए। ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 किस तकनीक से जुड़ा हुआ है? किस तकनीक से? डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बताओ, बिना आंसर देख ले। GPS तकनीक से, डायरेक्ट टू कॉल तकनीक से, रेडियो इमेजिंग, या सोलर ऑब्जर्वेशन? नहीं, तो डायरेक्ट कॉल, क्योंकि ये मोबाइल वगैरह से था, तो डायरेक्ट टू कॉल। ठीक है, इसके बिना टावर के, तो इसका बी हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे आओ। अगले, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 किस देश का उपग्रह था? अभी हमने बोला भारत, रूस, अमेरिका या फ्रांस, तो किसका है? अमेरिका का है। किसका? अमेरिका का। 3 का सी हो गया। चलो 4 नंबर आ जाओ। ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? फटाक से बोलिए। PSLV या गगनयान LBM-3 या GSLV MK2? नहीं, तो LBM-3 के द्वारा। ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 को किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया? LBM-3 के द्वारा। चलिए याद है, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 उपग्रह किस कंपनी का था? अच्छा बताइए, किस कंपनी के बनाए गए थे? स्पेसएक्स नहीं, नासा का नहीं, AST स्पेक्स मोबाइल का था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 उपग्रह किस कंपनी का था? तो वो ये कौन से मोबाइल? स्पेस मोबाइल, AST स्पेस मोबाइल कंपनी के थे। चलिए, इस मिशन में भारत का कौन सा उपग्रह शामिल है? इसमें भारत का कोई उपग्रह शामिल नहीं है। भारत का एक भी उपग्रह, अर्थात ये ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 में किस उपग्रह शामिल है? तो कोई उपग्रह नहीं था भारत का। ठीक है, सिर्फ अमेरिका का भेजा गया। ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 उपग्रह की कक्षा ऑर्बिटल में स्थापित किया जाएगा। जियो, MEO, LEO या HEO? तो LEO कक्षा में, मतलब जो ऊपर जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन सी कक्षा में स्थापित इसके किए जाएंगे? LEO। कौन कक्षा? LEO कक्षा में शामिल किए जाएंगे। चलिए, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 से किसे लाभ होगा? केवल शहरों को, केवल सेना को, दूरसंचार या नेटवर्क रहित क्षेत्रों को, या केवल वैज्ञानिक को? तो ये दूरसंचार के लिए भेजा गया। तो दूर दराज और नेटवर्क रहित क्षेत्र, दूर दराज, दूरसंचार नहीं, दूर दराज और नेटवर्क रहित क्षेत्र को इसमें फायदे होंगे। तो 8 नंबर का सी हो गया। चलो 9 नंबर आओ। ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 किस प्रकार का सेवा प्रदान करेगा? टीवी प्रसारण, रेडियो सेवा, वॉइस डेटा और मैसेज, या केवल इंटरनेट? तो वॉइस डेटा और मैसेज, ये सी नंबर, सी हो जाएंगे इसके आंसर। और चलो, यह उपग्रह मोबाइल टावर के बिना कैसे काम करेगा? तो फाइबर केबल, ड्रोन से, या डायरेक्ट उपग्रह से मोबाइल तक,
तो हम पहले ही बोले कि यह उपग्रह से मोबाइल कनेक्शन डायरेक्ट रहेगा, इसमें टावर की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे 10 प्रश्न हो गए, ठीक है, ब्लू बर्ड्स ब्लैक 2 से संबंधित। ठीक है, चलिए अभी आते हैं दूसरे टॉपिक्स पे, और दूसरा टॉपिक्स हमारा क्या है, आकाश एनजी। आकाश एनजी अर्थात आकाश एनजी का फुल फॉर्म होंगे आकाश न्यू जनरेशन। आकाश एनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा आकाश न्यू जनरेशन। जैसे ये डीआरडीओ के द्वारा तैयार किए गए हैं। ठीक है, अभी इसका परीक्षण किया गया। ये जो मार करने वाले जैसे रॉकेट से जो जहाजों को दूर से ही निशाना साधा जाता है, तो ये हवा से, हाँ सॉरी, पृथ्वी से हवा में मार करने वाला युद्ध मिसाइल होंगे। ठीक है, तो इसका देख लीजिए पहले आकाश एनजी, तो आकाश न्यू जनरेशन, आकाश न्यू जनरेशन हो गया। इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से में किए गए। कब किए गए? तो 24 दिसंबर को किए गए। आकाश एनजी का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 24 दिसंबर को किया गया। इसका स्मारक क्षमता मतलब यह 30 किलोमीटर दूर तक के किसी को भी मार के गिराया जा सकता है, किसी हवाई जहाज को। साथ ही इसकी ऊंचाई जो होंगे वो 18 किलोमीटर ऊंचा तक के इसको मार के गिरा सकता है। ये किसके द्वारा परीक्षण किए गए? तो डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये आकाश जो एनजी है वो सतह से हवा में मार करने वाले युद्ध मिसाइल होंगे। और यह युद्ध मिसाइल किसको किसको? तो थल सेना और वायु सेना दोनों के पास दिए जाएंगे। कौन सा? आकाश एनजी, आकाश न्यू जनरेशन। जैसा कि इसका भी इमेज आप देख सकते हैं, इसका भी इमेज हम जो टेलीग्राम चैनल पे इसको भी शेयर किए थे, आकाश एनजी का ये रहा, आकाश एनजी। ठीक है, यही है आकाश एनजी। ठीक है, और इससे पहले आकाश एनजी से पहले आकाश जो बनाए गए थे वो आकाश जो वो भी था कि पृथ्वी से हवा में मार करने वाले थे। और आकाश एनजी, आकाश न्यू जनरेशन, तो कुछ नहीं, इसके स्मारक दूरियां को बढ़ाई गई, इसकी क्षमताओं को बढ़ाया गया है काफी। इसके भी उद्देश्य होंगे आकाश न्यू जनरेशन का। तो चलिए उस पर पहले चलते हैं, उसके बाद और पता चलेगा हमें, इसके प्रश्न से पते चलेंगे कि इसका क्या उद्देश्य होगा क्या नहीं। जैसे कि देख लीजिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा, आकाश एनजी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर टू एयर मतलब हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, या सतह से हवा का मिसाइल है, या क्रूज मिसाइल है? तो हमने पहले ही बोला कि आकाश एनजी, आकाश न्यू जनरेशन जो मिसाइल है वो हवा से, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल, सरफेस टू एयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए, आकाश एनजी का पूर्ण नाम क्या है? तो आकाश न्यू जनरेशन। कहाँ है? आकाश न्यू जनरेशन, आकाश न्यू जनरेशन ऑप्शन बी हो गए। ठीक है, आकाश न्यू जनरेशन ऑप्शन बी हो गए। आकाश एनजी का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किए गए हैं। ये कौन बनाया? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। आकाश एनजी का मारक क्षमता लगभग कितना है? तो इसके जो हो जाएंगे 70 से 80 किलोमीटर। वैसे हम 30 किलोमीटर बता रहे थे क्या? 30 किलोमीटर ही बता रहे थे क्या? चलिए 30 किलोमीटर ही हम देखे थे, आप इसको चेक कर लेना एक बार, और चेक करके हमें भी मैसेज कर देना कि आकाश एनजी का स्मारक ये जो क्षमता, वैसे तो 30 किलोमीटर हम वहां नोट किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्लियर कर लीजिएगा, आकाश एनजी का मारक क्षमता, और कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए आकाश एनजी किस प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट कर सकता? केवल ड्रोन को, हेलीकॉप्टर को, लड़ाकू विमान को, विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, सबको नष्ट कर सकता है। ठीक है ना, ड्रोन को भी, हेलीकॉप्टर को भी, लड़ाकू विमान को भी, क्योंकि इसकी स्मारक क्षमताएं क्या, इसकी क्षमताएं ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। चलिए अभी आकाश एनजी कौन से गाइडेंस प्रणाली उपयोग होता है? किसमें? केवल रेडियो कमांड में, इंफ्रारेड में, एक्टिव रडार सीकर में, या लेंजर में? तो एक्टिव रडार सीकर में। ये आकाश एनजी में कौन से गाइडेंस प्रणाली का उपयोग होता है? तो एक्टिव रडार सीकर का प्रयोग होता है। ठीक है, आकाश एनजी की अधिकतम गति लगभग कितनी है? तो इसकी जो गति वो मापी गई है वो मार्च 3 प्लस, मैक 3। क्या है? मैक 3 में इसको क्या किया जाता है? अधिकतम इसकी कितनी गति होगी? तो मैक 3 प्लस। आकाश एनजी को किन बलों में शामिल किया गया? तो थल सेना और वायु सेना दोनों में शामिल इसको किए गए। आकाश एनजी किसका उन्नत संस्करण है? तो आकाश का ही।
तो ये एक जो आकाश मिसाइल का उन्नत संस्करण है, क्योंकि आकाश मिसाइल का पहले ही परीक्षण और ये हमारे सेना में शामिल था, लेकिन आकाश न्यू जनरेशन ये आकाश मिसाइल का ही उन्नत क्या है, संस्करण है। चलिए और चलते हैं। आकाश एनजी की खास विशेषता क्या है कि यह तेज तेज प्रतिक्रिया समय एवं उच्च सटीकता, मतलब बहुत तेजी से जाएंगे और अपने निशानों को साधेगा, और इसमें जो उच्च सटीकताएं होंगी ये मिस नहीं होगा। ये आकाश एनजी का क्या है, आकाश एनजी की खास विशेषताएं हैं। चलिए एक ये हो गए आकाश एनजी, ये हो गए किसका, हमारा आकाश एनजी। देखिए आकाश एनजी के बाद हम पहुंचते हैं कि इसके तीसरे टॉपिक्स कि गीता ग्रंथ के बारे में कहा गया। खास न्यूज में ये भी चल रहे हैं, इसको भी दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि यहां से भी आपका प्रश्न चलेगा। मतलब गीता ग्रंथ के बारे में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अर्थात गीता ग्रंथ मद्रास उच्च न्यायालय के जो जीआर स्वामीनाथन वहां के क्या हुए, जीआर स्वामीनाथन वहां के न्यायाधीश हुए, उन्होंने उनके द्वारा कहा गया है कि भागवत गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह नैतिक विज्ञान और भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। इसे धर्म से जोड़ करके नहीं देखना है किसी को, ठीक है। ये बोला जा रहा मद्रास के उच्च न्यायालय के द्वारा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह घोषणा सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया कि भागवत जो गीता ग्रंथ है वह भागवत गीता है, जो एक धार्मिक ग्रंथ ना है बल्कि नैतिक ग्रंथ है और भारतीय सभ्यता की हिस्सा है। ये कहां, तो मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। और मद्रास उच्च न्यायालय के कौन व्यक्ति, मतलब वहां के न्यायाधीश कौन थे, तो जीआर स्वामीनाथन। अब देख लीजिए इसका प्रश्न, देख लीजिए कैसे पूछेगा कि भागवत गीता को मद्रास उच्च न्यायालय ने किस रूप में वर्गीकृत किया, धार्मिक ग्रंथ नहीं, उनके द्वारा कहा गया कि वह एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, साहित्यिक काव्य भी नहीं है, बल्कि नैतिक विज्ञान और भारतीय सभ्यता का क्या एक हिस्सा है। तो ऑप्शन इसका सी हो गए। चलिए मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले किस न्यायाधीश के द्वारा दिया गया, तो जीआर स्वामीनाथन, ऑप्शन बी जीआर स्वामीनाथन के द्वारा यह फैसले दिए गए। यह निर्णय किस मामले से संबंधित है, तो यह एफसीआर पंजीकरण, विदेश अनुदान के मामला से संबंधित है। और आप इंतजार कीजिए कि एफसीआरए पंजीकरण क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे कि यह जो भागवत गीता को नैतिक ग्रंथ दिया गया है ये किससे संबंधित है, तो एफसीआरए पंजीकरण से संबंधित है। जैसे देखिए न्यायालय में गृह मंत्रालय के किस आदेश को रद्द कर दिया गया है, तो एफसीआर पंजीकरण अस्वीकृति के आदेश को, मतलब एफसीआर यह बातें तय करता है कि कौन मामला धार्मिक है और कौन नहीं है, ठीक है। और इसी के मामले को रद्द अगर किया गया है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, और वो मद्रास के उच्च न्यायालय एफसीआरए, इस पे फोकस करना, एफसीआर पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय में। अभी देखिए यह निर्णय के अनुसार भागवत गीता क्यों धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि यह केवल हिंदुओं का है, गलत बात, क्योंकि यह नैतिक विज्ञान और भारतीय सभ्यता का हिस्सा है, इसलिए उसको धार्मिक ग्रंथ से क्या किया गया, हटाया गया। क्या कारण है, तो नैतिक विज्ञान एवं भारतीय सभ्यता के हिस्सा के कारण उसको हटाए गए हैं धार्मिक ग्रंथ से, किसको, भागवत गीता को। चलिए न्यायालय का यह निर्णय किस वर्ष लिया गया, तो 2025 में, और अगर डेट की बात की जाए तो 24 दिसंबर 2025 को यह निर्णय हुआ था। यह फैसला का मुख्य उद्देश्य क्या है, न्यायालय की क्षमता देखना, एफसीआर पंजीकरण के लिए धार्मिक ग्रंथ की परिभाषा को स्पष्ट करना, क्योंकि हमने पहले ही बोल रहे हैं कि आप इस पे अवश्य फोकस कीजिए। एफसीआरए यही बातें तय करती है कि कौन धार्मिक ग्रंथ होंगे और कौन नहीं होगा, इसलिए एफसीआर के मामले को विपक्ष में जाकर के, इसके उल्टा जाकर के धार्मिक ग्रंथ की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उच्च न्यायालय, मद्रास के उच्च न्यायालय ने उसे धार्मिक ग्रंथ से क्या कर दिया, हटा दिया गया है। अब देखिए यही बात, एफसीआर क्या है, फॉरिजन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जो कि भारत का कानून है, जो विदेश स्रोतों से प्राप्त फंड और या किसी का पंजीकरण या निगरानी और सही उपयोग सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है, एफसीआरए। अर्थात एफसीआरए के द्वारा ही ये बातें तय थी कि कौन धार्मिक ग्रंथ होंगे और कौन धार्मिक ग्रंथ नहीं होगा, और इसीलिए उसके उस धार्मिक ग्रंथ गीता को क्या कर दिया गया, उच्च न्यायालय के द्वारा उसको हटा दिए गए, उसके विपक्ष में जाकर के। अब देखिए एफसीआर के तहत मुख्य नियम क्या है, इसमें नियम क्या है, तो इसके नियम जो है, सबसे पहला नियम क्या है इसके है, विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठन एफसीआरए पंजीकरण
होना अनिवार्य है। मतलब कोई भी विदेशी फंड को अगर प्राप्त करना है तो एफसीआरए पंजीकरण होना अनिवार्य है। दूसरा, फंड का उपयोग केवल समाज कल्याण या निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। सरकारी रिपोर्टिंग और ऑडिट आवश्यक है। गैर कानूनी उपयोग या सुरक्षा खतरे होने पर पंजीकरण को रद्द कर दिया जा सकता है। अर्थात एफसीआरए के निर्णय के ही विरुद्ध में जाकर के मद्रास के उच्च न्यायालय स्वामीनाथन के द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि जो भागवत गीता है वह धार्मिक ग्रंथ ना कि नैतिक विज्ञान है और इतिहास की सभ्यताएं उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये था हमारे तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो कि करंट से संबंधित था। अब इस पहलू की जो शुरुआत होगी वह सुबह 6 बजे हम प्रयास करेंगे। ठंडा है, गर्मी रहे, बरसात रहे, प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे अवश्य जुड़े। कम से कम इसी तरीके से 5 मुद्दा लेकर के आपके साथ, तभी जाके करंट अफेयर क्या होंगे, मजबूत होंगे। तभी करंट अफेयर क्या होंगे, मजबूत होंगे। अर्थात एक बार मेहनत करने से करंट अफेयर मजबूत नहीं होगा। प्रत्येक दिन की जो घटनाएं हैं उससे हमें क्या हो, जुड़े हुए रहना आवश्यक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।